ननद रानी सासू माँ को जिस तरह अपनी बहू को रखना था वो रखी थी। अब मैं अपनी बहू को अपनी तरह रखूंगी। तुम्हें कुछ होश भी है या सिर्फ तुम घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन गई हो लेकिन अकल ढेले भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है तुम्हें कुछ पता भी है? मनीष जी मोहिनी जी पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मनीष जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कर दिया जानवी ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई है तो क्या नाचने के लिए गई है? इसीलिए इजाजत दी थी उसे वहां जाने की कि वहां जाकर इतने लोगों के सामने नाच कर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो भी वहां अपने रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहां हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मनीष जी गुस्से में बोले, ओह तो ये बात है, दीदी का फोन आया था तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो जानवी अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है, हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी, जीजाजी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीष जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के भी पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी, जीजाजी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। और फिर जानवी को भी नाचने का शौक है, मोहिनी जी ने बड़ी शांति से कहा। तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा ले? अरे सोचने वाला कोई कैसे नहीं है क्या? दीदी ऐसे ही फोन लगा रही थी, वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जानवी को ऐसे नाचते हुए देखकर। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती थी, पर तुम क्या कभी ऐसी फुहड़ता दिखाती थी? मनीष जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक। ये सुनकर मोहिनी जी ने मनीष जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक हैं क्या? तुम्हें ये भी पता है तुमने मेरे सारे शौक मार दिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को ताज्जुब नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का हक नहीं। मोहिनी जी के जवाब से मनीष जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो भी नहीं कह रही थी। मोहिनी जी ने उन्हें वहीं छोड़ बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मनीष जी थके हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मोहिनी जी, आज उन्हें एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहाँ एक बार भी मोहिनी जी की सुनी थी। शादी शायद यही कारण था कि मोहिनी जी अब जरूरी काम के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूं कहे कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी। मनीष की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर मोहिनी जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी, बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी।
ज़्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का, और दूसरा चार पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए मोहिनी जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननद पानी लेकर बाहर आई और मोहिनी जी को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर में गवाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते। ये सुनकर मोहिनी जी ने कहा, पर जीजी, मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ। भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है। हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता, और मुझसे जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जुबान को अपनी लगाम लगाकर रखो, कहकर ननद ने इन दुष्कार कर दिया। उसके बाद मोहिनी जी चुप हो गई। शाम को जब मनीष जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफी गुस्सा किया और मनीष जी को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या उससे? तब मनीष जी ने मोहिनी को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करें। ऐसे ही एक बार मोहिनी जी मनीष जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ ने गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलना ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि मोहिनी जी अपना पल्लू सही करते हुए फटाफट दोनों फेंक कर उनके पीछे आ गईं। घर जाकर सासू माँ के अच्छे खासे हंगामे कर दिए। बहू, तुझ में जरा भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़ कर गोलगप्पे खा रही थी? थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल रख लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़कर बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर में ही गोलगप्पे मंगाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक भी कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। खैर, थोड़ी देर बाद में उनकी ननद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर मनीष जी तो हैरान थे, लेकिन मोहिनी जी को पता था कि ये तो होने वाला है। अब जरूर ये यहाँ जानवी के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेंगी। ननद ने सोफे पर बैठते हुए कहा, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूं लोगों की शादियों में नाच रही थी
कि मुझे देखते ही शर्म आ रही थी। तो दीदी आप देख क्यों रही थी? अचानक मोहिनी जी ने कहा। ये सुनकर उनकी ननद हैरान रह गई और बोली, वाह, माँ के जाते ही कुछ ज्यादा ही रंग ढंग नहीं बदल गए आपके? पता है ना हमारे घर की बहुएं। जी जी, आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसा रखना चाहा, उनकी बहू वैसे रही। अब जानवी मेरी बहू है, मैं जैसा चाहूंगी वैसे रखूंगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूंगी। मोहिनी जी की बात सुनकर ननद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मनीष जी ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मोहिनी जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद खड़ी हो गई। सुनिए जी, मेरी दवाइयाँ आप ले आइए ना, बहुत थकावट रहती है, हाथ पैर भी काम नहीं करते, घुटने का दर्द भी अब बढ़ चुका है। मधु जी अपने पति विनीत जी से बोली, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों झाड़ू पोछा करके अपने हाथ पैर तोड़ रही हो? वैसे भी घर कहाँ गंदा होता है, ले देकर हम दो ही जीव तो हैं इस घर में, विनीत जी ने कहा। जानती हूँ कि ले देकर हम दो जीव ही इस घर में हैं, पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और अब पोछा कहाँ लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। मधु जी विनीत जी को टालते हुए बोली, ठीक है, आज दवाई ले आऊँगा, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ मेरे पास बैठो तो सही। विनीत जी के कहने पर मधु जी जैसे तैसे सोफे पर आकर बैठ गई। हाँ बोलो, क्या बोलना है और जल्दी बोलो, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना तो मैं बना देता हूँ, आखिर खिचड़ी ही तो बनानी है, हमारे लिए कौन सा पकवान बनना है? हाँ हाँ, अब इस बुढ़ापे में पकवान खिलाओगे? बालों में सफेदी आ गई है, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं गया। अच्छा जी, अब हमारे बालों की सफेदी डिसाइड करेगी कि हमें पकवान खाना चाहिए या नहीं। खाने को तो हम अभी भी पकवान खा लेते, पर क्या करें, इस डायबिटीज ने पकवान ही बंद करवा दिया। विनीत जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या बात करनी है जिसके लिए तुमने काम छुड़वा कर मुझे यहाँ बैठा लिया? मधु जी के पूछने पर विनीत जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मैं क्या सोच रहा था मधु कि हम इस घर को बेच देते हैं। अरे क्यों, कितनी मेहनत से बनवाया था हमने ये घर, याद है ना आपको? पाई पाई जोड़कर हमने ये मकान खड़ा किया था, और तुम कह रहे हो कि इसे बेच देते हैं? नहीं नहीं मेरे जीते जी, मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। मधु जी बीच में ही बोल पड़ी, मधु मैं तुम्हारे इमोशनल समझता हूँ, पर जब हमने ये घर बनवाया था तब हमारे दोनों बेटे हमारे साथ रहते थे, और इस घर को बनाने के पीछे कारण भी यही था कि कल को परिवार बड़ा होगा तो कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए
तो हमने ये घर बनवाया था, पर अब बच्चे तो यहाँ नहीं रहते। और हम दोनों विनीत जी की बात सुनकर मधु जी मायूस होते हुए बीच में बोली, सच में अब बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या कर्म किए होंगे हमने कि हम यहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पेंशन से तो सिर्फ हमारा गुजर बसर होता है, और अब तुम भी काम करते हुए थक जाती हो तो मकान को बेचकर छोटा सा घर ले लेंगे, जहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए एक मेड भी रख लेंगे। जब थोड़े बहुत हाथों में पैसे होंगे तभी तो हम ये कर पाएंगे, और वैसे भी हम दोनों जीव को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है। पर मकान बेचना ज़रूरी है क्या? एक बार बच्चों से बात तो करके देखो। मधु जी ने उम्मीद के साथ विनीत जी की तरफ देखा तो विनीत जी चुप हो गए। आखिर मधु जी से कुछ कहना नहीं चाहते थे, जानते थे कि बच्चे मकान बिकने के नाम पर अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे, पर माँ बाप को लेने नहीं। आखिर अपनी स्वार्थी संतानों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। कहने के लिए दो बेटों के माता पिता मधु जी और विनीत जी का पूरा भरा परिवार था। दो बेटे आशीष और मनीष, दो बहुएं निधि और मनीषा, मानसी, दोनों के दो दो बच्चे, पर सब अपने में मस्त। किसी को भी माता पिता से कोई लेना देना नहीं। जब पिछले साल मधु जी का एक्सीडेंट हुआ, उसी समय विनीत जी अपने बच्चों को अच्छी तरह से जान गए। मधु जी का एक्सीडेंट हुआ है और अब मधु जी की हालत क्रिटिकल है। ये सुनकर बच्चे यहाँ दौड़े चले आए थे। मधु जी कोमा में चली गई थी और डॉक्टर भी एक तरीके से उम्मीद हार चुके थे। विनीत जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस समय मधु जी के लिए उन्होंने भगवान की शरण में माथा टेकना भी सही समझा। उस दिन अस्पताल में मधु जी के पास उनके भाई को छोड़कर विनीत जी मंदिर में माथा टेक कर मधु जी के लिए प्रार्थना करके घर आए थे, पर उनके पैर अपने आप ही घर के बाहर दरवाजे पर ठिठक कर रह गए। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो उनकी ज्वेलरी तो हम लोग आधी आधी बांट लेंगे, पर मैं आपको कह देती हूँ, मैं पापा जी को नहीं रखूँगी अपने पास। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, मुझसे नहीं होगी उनकी सेवा। ये बड़ी बहू निधि की आवाज़ थी। तभी छोटी बहू मानसी भी बोली, ठीक है, मैं रख लूँगी पापा जी को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पापा रह लेंगे घर के किसी कोने में, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, हमें प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? कायदे की बात करो, ये बेबुनियादी बातें वाली यहाँ नहीं चलेगी। बड़ा बेटा आशीष बीच में ही बोल पड़ा, क्यों भैया, हक चाहिए जिम्मेदारी नहीं? कायदा तो ये भी कहता है कि पापा की सेवा और जिम्मेदारी आपको भी बराबर बांटनी हो पड़ेगी। आखिर आप भी तो बड़े बेटे हो, वो तो आप देने को तैयार नहीं हो, और बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। मनीष भी क्या कम था, वो भी बोला, विनीत जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने बेटे को आज के ज़माने के राम लक्ष्मण समझते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेटे राम लक्ष्मण कहलाने लायक भी नहीं हैं। उन्हें तो
लगा था कि एक्सीडेंट का नाम सुनकर ये लोग माँ की सेवा करने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग माँ के मरने के बाद ज्वेलरी बांटने की बात भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं। बेटा, जिस रास्ते तुम लोग आए हो उसी रास्ते चले जाओ। अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ और जब तक तुम्हारी मम्मी की सांसें चल रही हैं तब तक मुझे पूरी आस है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अचानक विनीत जी सामने आते हुए बोले। उन्हें अचानक सामने देखकर चारों की बोलती बंद हो गई। पापा, आप कब? आशीष कुछ बोलने को हुआ, लेकिन विनीत जी ने हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और लौट के मत आना कभी भी। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना तुम्हें, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाओ। मेरी कमाई में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को दान देकर चला जाऊं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विनीत जी ने चारों को फटकार दिया। कुछ देर बाद सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रवाना हो गए, लेकिन ये कोई विनीत जी का विश्वास था कि मधु जी बच गई। तब से वो जब भी बच्चों से मिलने की जिद करती, विनीत जी कोई ना कोई बहाना बना देते। जब कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, तब विनीत जी ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर मधु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी विनीत जी सोच ही रहे थे कि मधु जी ने कहा, क्या सोच रहे हो जी? बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, पर हम तो बड़े हैं, हम उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ कर देना चाहिए। कुछ गलतियाँ की माफ़ी नहीं होती मधु, तुम समझती क्यों नहीं? पर अब ये घर सुना सुना लगता है, हम कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? इसलिए तो कह रहा इस घर को बेच देते हैं, इससे छोटा घर ले लेते हैं। विश्वास करो मुझे, पर अकेली नहीं रहोगी। विनीत जी ने मधु जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। आखिर मधु जी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने ये घर बेचकर एक अनाथ आश्रम के पास छोटा घर ले लिया। उन्होंने घर के कामकाज के लिए मेड रख ली। अब सुबह से शाम वो लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते, अपना समय व्यतीत करने लगे और अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।